नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए पार्ट नंबर 17 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पक एक स्लैग है जिसका उपयोग उस ब्लैंक का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसे मूल एप्पल आईमैक के साथ शामिल किया गया था। पक एक स्लैग है जिसका उपयोग उस ब्लैंक का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसे मूल एप्पल आईमैक के साथ शामिल किया गया था। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पक एक स्लैग है जिसका उपयोग उस ब्लैंक का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसे मूल एप्पल आईमैक के साथ शामिल किया गया था। यह क्वेश्चन पक से संबंधित है। पक जिसका हमने एक क्वेश्चन और प्रीवियस वीडियोस में समझा है। पक क्या है? पक एक इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस जो कि माउस के समान होती है, लेकिन केवल यह राउंड शेप की होती है, राउंड शेप की। पक एक इनपुट डिवाइस है जो कि माउस के समान होती है, जो कि राउंड शेप में होती है। इसका उपयोग ड्राइंग करने के लिए या स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो जो पक होता है वह एक राउंड माउस होता है, गोल शेप का माउस होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पक एक स्लैग है जिसका उपयोग उस राउंड माउस का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसे मूल एप्पल आईमैक के साथ शामिल किया गया था। मतलब इसे एप्पल के कंप्यूटर के साथ इंक्लूड किया गया था, शामिल किया गया था। पक आपको याद रखना है, एक इनपुट डिवाइस है जो कि राउंड शेप में होता है, गोल होता है, जिससे हम स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ भी कर सकते हैं। पक एक राउंड शेप का माउस होता है जिसमें एक ग्लास होता है या मैग्नीफायर ग्लास होता है जिससे हम कोई ड्राइंग बना सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक एक इनपुट डिवाइस है जो कि राउंड शेप में होता है। फ्लॉपी क्या होती है? फ्लॉपी तो एक सेकेंडरी मेमोरी है, फ्लॉपी डिस्क, जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। यूएसबी ड्राइव क्या होती है? यह भी एक सेकेंडरी मेमोरी है जो कि पेन ड्राइव है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। सीडी क्या है? सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है जो कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है, और सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राउंड माउस। पक एक इनपुट डिवाइस है जो कि राउंड शेप का माउस के समान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार मतलब बेस या मूलांक रेडिक्स ब्लैंक होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार या बेस या मूलांक मतलब कि रेडिक्स ब्लैंक होता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम से। कंप्यूटर नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं? कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2। एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10। और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। तो कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस आपको याद रखना है 2 होता है,
ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। हमसे पूछा गया था बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो कि होता है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्तार कार्ड या आईसी है जिसे स्पीकर या हेडफोन के माध्यम से सुना जा सकता है। कंप्यूटर पर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए मतलब ऑडियो या साउंड उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्तार कार्ड या आईसी है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे स्पीकर या हेडफोन के माध्यम से सुना जा सकता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित है। कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित कंप्यूटर में यदि हमें कोई भी साउंड जनरेट करना है, कोई ऑडियो जनरेट करना है, तो हमें कौन से हार्डवेयर डिवाइस की या कौन सी आईसी चिप की आवश्यकता होती है जिसे स्पीकर या हेडफोन से सुना भी जा सकता है? वह होता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड जिसे ऑडियो कार्ड भी कहा जाता है। साउंड कार्ड या ऑडियो कार्ड एक हार्डवेयर पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का जो कि कंप्यूटर सिस्टम में साउंड या ऑडियो को जनरेट करता है और इससे जनरेट होने वाले साउंड को हेडफोन या स्पीकर से सुना जा सकता है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में यदि हमें कोई सॉन्ग्स प्ले करना है, ऑडियो प्ले करना है, तो हमारे कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना या ऑडियो कार्ड का होना आवश्यक होता है जो कि एक हार्डवेयर पार्ट होता है जिससे किसी साउंड को या ऑडियो को जनरेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउंड कार्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कुछ डिवाइसेस होती हैं, डिवाइसेस जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कुछ डिवाइसेस होती हैं जिन्हें भौतिक रूप से छुआ जा सकता है, फिजिकली टच किया जा सकता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रिंटर इंस्टॉलेशन सेटअप। प्रिंटर को इंस्टॉल करने वाला सेटअप, यह तो एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जो प्रिंटर है वह तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर को इंस्टॉल करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, जो सेटअप होता है, जिसे प्रिंटर का ड्राइवर भी कहा जाता है, वह तो एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? प्रिंट करने के लिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट। तो वर्ड डॉक्यूमेंट तो एक फाइल है और फाइल को किसके अंदर खोला जाएगा? सॉफ्टवेयर के अंदर। मतलब यह भी हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? प्रिंट करने के लिए एक इमेज। इमेज भी क्या है? एक फाइल है, यह भी हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या है? एक प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रिंटर हार्डवेयर पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रिंटर को इंस्टॉल करने वाला जो सेटअप होता है वह तो सॉफ्टवेयर है, एक डॉक्यूमेंट एक फाइल है, इमेज भी एक फाइल है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा प्रोसेसर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा प्रोसेसर है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। भाषा प्रोसेसर का मतलब क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर, जिसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर जिसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहा जाता है, जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। जो भी हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। वह सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। 3 प्रकार के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर।
तीन प्रकार के लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। यह तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, यह तीनों ही लैंग्वेज प्रोसेसर हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। जो कंपाइलर है वह हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है और एक साथ बदलता है। कंपाइलर ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। मतलब कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम क्या कहलाता है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया जो प्रोग्राम होता है, जो कोडिंग होती है, उसे कहा जाता है सोर्स प्रोग्राम। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई कोडिंग करते हैं, तो उसे कहा जाता है सोर्स प्रोग्राम। और सोर्स प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन यह लाइन बाय लाइन बदलता है। एक एक निर्देश को, एक एक इंस्ट्रक्शन को बदलता है। कंपाइलर एक साथ बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन बदलता है। और असेंबलर क्या करता है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में बदलता है। असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनता है उसको मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है असेंबलर। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा प्रोसेसर है? वह है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है और लाइन बाय लाइन बदलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर पोर्ट मतलब पैरेलल पोर्ट किसका भाग है? समांतर पोर्ट जिसे पैरेलल पोर्ट कहा जाता है, यह किसका भाग है? जो समांतर पोर्ट है या पैरेलल पोर्ट है, यह किस में होता है, हमें यहां पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी है मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट में। तो जो पैरेलल पोर्ट है, समांतर पोर्ट है, वह मदरबोर्ड में होता है, जिसे एलपीटी पोर्ट भी कहा जाता है। एलपीटी पोर्ट लाइन प्रिंट टर्मिनल, लाइन प्रिंट टर्मिनल जो पैरेलल पोर्ट है उसे समांतर पोर्ट हिंदी में बोला जाता है और इसे एलपीटी पोर्ट भी बोला जाता है। एलपीटी का फुल फॉर्म होता है लाइन प्रिंट टर्मिनल, जो कि एक लार्ज साइज का पोर्ट होता है जिसका यूज प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है और यह पोर्ट मदरबोर्ड में होता है, क्योंकि जो भी डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं वह मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं। तो पैरेलल पोर्ट या समांतर पोर्ट या एलपीटी पोर्ट मतलब लाइन प्रिंट टर्मिनल एक प्रिंटर पोर्ट होता है जो कि लार्ज साइज का होता है, बड़ा होता है और यह मदरबोर्ड में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पैरेलल पोर्ट है वह मदरबोर्ड में होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटरों के मध्य क्या अंतर है? इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटरों के मध्य क्या अंतर है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि प्रिंटर से संबंधित है कि इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर की दो कैटेगरी होती हैं, एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वह कहलाते हैं जो प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करते हैं, हाई साउंड करते हैं और इनकी स्पीड स्लो होती है और इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वह लो होती है, वह कहलाते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट मतलब प्रिंटिंग करते समय अपना प्रभाव दिखाते हैं, साउंड अधिक करते हैं, आवाज अधिक करते हैं, जबकि स्पीड स्लो होती है और लो क्वालिटी का आउटपुट देते हैं। जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कम साउंड करते हैं, प्रिंटिंग करते समय कम आवाज करते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर स्पीड इनकी फास्ट होती है और इनसे जो आउटपुट मिलता है, इनकी जो क्वालिटी होती है वह भी हाई होती है। अब हमसे अंतर पूछा गया है इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटरों के मध्य
क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटरों के मुकाबले में इंपैक्ट प्रिंटर शांत होते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटरों के मुकाबले में इंपैक्ट प्रिंटर शांत होते हैं। यह तो गलत है, क्योंकि इंपैक्ट प्रिंटर में ज्यादा आवाज होती है जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कम आवाज होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटरों के मुकाबले में इंपैक्ट प्रिंटर के मुद्रण की गुणवत्ता बेहतर होती है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के मुकाबले में इंपैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है। यह भी गलत है, क्योंकि इंपैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी तो लो होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटरों के मुकाबले में इंपैक्ट प्रिंटर अधिक सुचारू होते हैं। मतलब नॉन इंपैक्ट प्रिंटरों के मुकाबले में जो इंपैक्ट प्रिंटर है वह आसान है, वह अच्छा है। ऐसा तो नहीं है, इंपैक्ट प्रिंटर में ज्यादा प्रॉब्लम है जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में प्रॉब्लम कम है। ऑप्शन नंबर सी क्या बचा? इंपैक्ट प्रिंटर कागज से प्रत्यक्ष संपर्क करते हैं जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं करते हैं। यह है हमारा आंसर। यह आपने देखा होगा, एक टाइपिंग मशीन होती थी, टाइपिंग मशीन या टाइपराइटर, जिसमें पेपर लगा दिया जाता था और उस मशीन पर जब हम किसी की को प्रेस करते थे तो एक पिन जाकर पेपर से टच होती थी और पेपर पर कोई कैरेक्टर को प्रिंट करती थी। जो टाइपिंग मशीन होती है टाइपराइटर, उसमें आपने देखा होगा कीज होती थी, बटन, जिनके साथ हर बटन में एक पिन होती थी। जब भी हम कोई की को या बटन को प्रेस करते थे तो वह एक पिन जाकर पेपर से टच होती थी और कैरेक्टर को प्रिंट करती थी। यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है इंपैक्ट प्रिंटर में। इंपैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटर होता है वह कागज से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करता है। मतलब इंपैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटर के अंदर पिन होती हैं वह डायरेक्ट पेपर पर टच होती हैं, जिनके द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। और इसमें एक रिबन लगा होता है, रिबन जिस पर इंक लगा दी जाती है। जब पिन रिबन के माध्यम से पेपर पर टच होती है उसके द्वारा पेपर पर प्रिंटिंग की जाती है। मतलब इंपैक्ट प्रिंटर में कागज से डायरेक्ट संपर्क होता है जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में डायरेक्ट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एल्गोरिथम इनक्रिप्शन के लिए किसी एक कुंजी का और डिक्रिप्शन के लिए किसी दूसरी कुंजी का उपयोग करता है। ब्लैंक एल्गोरिथम इनक्रिप्शन के लिए किसी एक कुंजी का और डिक्रिप्शन के लिए किसी दूसरी कुंजी का उपयोग करता है। यह क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पूछा गया है। और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से संबंधित एक क्वेश्चन तैयार किया था और एक डायग्राम से इस पूरी प्रोसेस को समझा था। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में और साइबर सिक्योरिटी में सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी के दो फंक्शन होते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है ब्लैंक एल्गोरिथम इनक्रिप्शन के लिए एक अलग कुंजी मतलब की और डिक्रिप्शन के लिए किसी दूसरी कुंजी का उपयोग करता है। इस क्वेश्चन को हम एक डायग्राम से समझने वाले हैं और इस डायग्राम के माध्यम से आपके 5-6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। डायग्राम क्या है हमारा? जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, रिसीवर इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। जब यह सेंडर कोई इंफॉर्मेशन सेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल सेंडर ने मैसेज किया हाय, तो यह जो मैसेज होता है इसे बोला जाता है प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट। इस प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट को जब नेटवर्क में भेजा जाता है तो इस पर इनक्रिप्शन अप्लाई कर दिया जाता है। इनक्रिप्शन मतलब आपका जो प्लेन टेक्स्ट है इसको एक की के द्वारा एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है। सीक्रेट कोड में यह सीक्रेट कोड कहलाता है साइपर टेक्स्ट। यह सीक्रेट कोड क्या कहलाता है? साइपर टेक्स्ट। हमने जो मैसेज भेजा था वह तो था प्लेन टेक्स्ट में, नॉर्मल टेक्स्ट में। जब यह मैसेज इनक्रिप्शन एल्गोरिथम में इनपुट होता है तो एक की के माध्यम से
इस नॉर्मल टेक्स्ट को एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है, सीक्रेट कोड में। वह सीक्रेट कोड क्या कहलाता है? साइपर टेक्स्ट, साइपर टेक्स्ट, जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता है। जब यह साइपर टेक्स्ट रिसीवर के पास पहुंचता है तो इस पर डिक्रिप्शन अप्लाई कर दिया जाता है और इसे वापस बदल दिया जाता है प्लेन टेक्स्ट में या नॉर्मल टेक्स्ट में। तो जब भी कोई कम्युनिकेशन होती है उसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है, जो कि यह पूरी प्रोसेस है। जब सेंडर ने मैसेज भेजा तो मैसेज कैसा था? प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में। इस पर क्या अप्लाई किया गया? इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में अपने टेक्स्ट के साथ एक की ऐड कर दी जाती है और डेटा का फॉर्मेट बदलकर उसे एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है, जिसे आसानी से नहीं समझा जा सकता है। यह सीक्रेट कोड कहलाता है साइपर टेक्स्ट। साइपर टेक्स्ट को नेटवर्क के माध्यम से रिसीवर के पास भेजा जाता है और रिसीवर के यहां पर डिक्रिप्शन की प्रोसेस अप्लाई होती है और की के माध्यम से ही डिक्रिप्शन किया जाता है और हमारा जो साइपर टेक्स्ट है वह वापस बदल जाता है प्लेन टेक्स्ट में या नॉर्मल टेक्स्ट में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइपर टेक्स्ट क्या होता है? साइपर टेक्स्ट एक सीक्रेट कोड होता है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनक्रिप्शन का आउटपुट क्या होता है? इनक्रिप्शन का आउटपुट क्या होगा? साइपर टेक्स्ट। जबकि इनक्रिप्शन में इनपुट क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट। इनक्रिप्शन जो है, इनक्रिप्शन में हम प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट को इनपुट करते हैं, यह हमें साइपर टेक्स्ट का आउटपुट देता है। जबकि एक होता है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन में क्या होता है? साइपर टेक्स्ट को इनपुट किया जाता है और यह प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट को आउटपुट में दे देता है। यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अब जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है यह दो प्रकार से होता है। एक कहलाता है सीक्रेट की इनक्रिप्शन और दूसरा कहलाता है पब्लिक की इनक्रिप्शन। सीक्रेट की इनक्रिप्शन को प्राइवेट की इनक्रिप्शन भी कहा जाता है और इसे साइमेट्रिक इनक्रिप्शन भी कहा जाता है, साइमेट्रिक। जबकि पब्लिक को कहा जाता है असाइमेट्रिक। इसका क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी समझा है। जब इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही की यूज की जाती है, एक ही की, मतलब जिस की से इनक्रिप्शन किया जाएगा उसी की से डिक्रिप्शन किया जाता है, तो उसे बोला जाता है साइमेट्रिक की इनक्रिप्शन या प्राइवेट की इनक्रिप्शन या सीक्रेट की इनक्रिप्शन। और जब इनक्रिप्शन की एक की अलग हो, डिक्रिप्शन की अलग हो, मतलब दो की यूज होती हैं, तो उसे कहा जाता है पब्लिक की इनक्रिप्शन, पब्लिक की इनक्रिप्शन। आपको याद रखना है, यदि एक ही की से इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है तो वह कहलाता है प्राइवेट की इनक्रिप्शन, सीक्रेट की इनक्रिप्शन और साइमेट्रिक की इनक्रिप्शन। जबकि इनक्रिप्शन की अलग होगी और डिक्रिप्शन की अलग होगी तो वह कहलाता है पब्लिक की इनक्रिप्शन या असाइमेट्रिक इनक्रिप्शन, जिसका हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? ब्लैंक एल्गोरिथम इनक्रिप्शन के लिए अलग की और डिक्रिप्शन के लिए अलग की का उपयोग करती है, वह कहलाती है पब्लिक की एल्गोरिथम या पब्लिक की इनक्रिप्शन, जिसे असाइमेट्रिक इनक्रिप्शन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पब्लिक की या असाइमेट्रिक की इनक्रिप्शन में अलग अलग दो की यूज की जाती हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएमपीएस का विस्तारित रूप क्या है? एसएमपीएस का विस्तारित रूप क्या है? हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है एसएमपीएस, जिसका हमें फुल फॉर्म बताना है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जो कि हमारे कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट होता है। कंप्यूटर सिस्टम की पावर सप्लाई को बोला जाता है एसएमपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए उपयोगकर्ता को ब्राउजर विंडो के शीर्ष पर स्थित एड्रेस बार में ब्लैंक प्रविष्ट करना होता है। किसी भी वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए, नेविगेट मतलब उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए, उस वेबसाइट तक जाने के लिए उपयोगकर्ता को मतलब यूजर को ब्राउजर विंडो के शीर्ष पर स्थित एड्रेस बार में
ब्लैंक प्रविष्ट करना होता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि इंटरनेट से संबंधित है। यदि हमें किसी भी वेबसाइट को ओपन करना है तो हमें ब्राउजर की विंडो में टॉप पर जो एड्रेस बार होता है वहां पर क्या एंटर करना होता है। जब भी हम कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, ब्राउजर, जिसे वेब ब्राउजर भी कहा जाता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा देता है। कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किए जाते हैं। वेब ब्राउजर में आपने देखा होगा टॉप पर टाइटल बार होता है, टाइटल बार के नीचे एक एड्रेस बार होता है। एड्रेस बार में हमें उस वेबसाइट का URL टाइप करना होता है। URL, जो भी वेबसाइट हमें ओपन करनी है, जो भी वेब पेज हमें खोलना है, उसका हमें URL टाइप करना होता है। URL मतलब उस वेबसाइट का या वेब पेज का एड्रेस। जिस वेबसाइट को हमें ओपन करना है उस वेबसाइट के एड्रेस को या URL को हमें एड्रेस बार में टाइप करना होता है, जिससे वह वेबसाइट ओपन हो जाती है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। URL किसी वेब पेज या वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस वेबसाइट को ओपन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, URL। जिस वेबसाइट को हमें नेविगेट करना होता है उस वेबसाइट के URL को, मतलब एड्रेस को, एड्रेस बार में टाइप करना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। और PPT का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, URL। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के संदर्भ में स्पैम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ईमेल के संदर्भ में स्पैम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि ईमेल से संबंधित है। ईमेल के संदर्भ में स्पैम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है इंपोर्टेंट मैसेज, ऑप्शन नंबर बी है अनवांटेड मैसेजेस, ऑप्शन नंबर सी है ड्राफ्ट और ऑप्शन नंबर डी है मेल सेंट बाय फ्रेंड्स। मतलब ऐसा ईमेल जो हमारे दोस्तों के द्वारा भेजा गया है। ईमेल के संदर्भ में स्पैम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्पैम ईमेल कौन से होते हैं? ऐसे ईमेल जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, जो कि अननोन पर्सन के द्वारा भेजे जाते हैं। मतलब अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भेजे गए ईमेल को क्या बोला जाता है? स्पैम ईमेल, जिसे हम जंक ईमेल भी कहते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। मतलब ईमेल के संदर्भ में स्पैम या जंक अनवांटेड मैसेज होते हैं। अनवांटेड मैसेज कौन से कहलाते हैं? जो कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा, अननोन पर्सन के द्वारा भेजे जाते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं या नुकसानदायक होते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और स्पैम ईमेल को जंक ईमेल भी कहा जाता है, जो कि अनवांटेड या अवांछित ईमेल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ए इंटरनेट का उपयोग करके कंपनी बी को माल बेच रही है, वह किस प्रकार का ई-कॉमर्स कर रही है? कंपनी ए इंटरनेट का उपयोग करके कंपनी बी को माल बेच रही है, वह किस प्रकार का ई-कॉमर्स कर रही है? यह क्वेश्चन हमसे ई-कॉमर्स से संबंधित पूछा गया है। ई-कॉमर्स से संबंधित, ई-कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई-कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई-कॉमर्स होता क्या है? इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना कहलाता है ई कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के कई टाइप होते हैं, जैसे कि B2B, B2C, C2B, C2C, कई प्रकार की ई कॉमर्स होते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कंपनी ए है जो इंटरनेट का उपयोग करके कंपनी बी को माल बेच रही है। मतलब यहां पर दोनों ही बिजनेसमैन हैं।
एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को माल बेच रही है, तो वह कहलाएगा बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को ऑनलाइन माल बेच रहा है, यह ई कॉमर्स का कौन सा टाइप होता है? बिजनेस टू बिजनेस, मतलब B2B। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी को माल बेच रही है, वह कहलाता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। जबकि एक होता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब C2C, जिसमें एक ग्राहक द्वारा दूसरे ग्राहक को ऑनलाइन माल बेचा जाता है। एक होता है B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें एक दुकानदार इंटरनेट के माध्यम से ग्राहक को माल बेचता है। और एक होता है C2B मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसमें एक ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से दुकानदार को या कंपनी को माल बेचता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, B2B। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है? मोजिला फायरफॉक्स क्या है? हमें एक नाम दिया गया है और हमें यहां पर बताना है यह क्या है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर, मोजिला एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग किसी वेबसाइट को या वेब पेज को ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर पर कोई वेब पेज या वेबसाइट ओपन करनी है तो हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, एप्पल सफारी, यह सभी वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम भीम ऐप के साथ संगत है? निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम भीम ऐप के साथ संगत है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम भीम ऐप से रिलेटेड है। भीम ऐप क्या है? भीम ऐप से संबंधित आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप है क्या? भीम ऐप यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के लिए एक ऐप है। यूपीआई के माध्यम से, जो कि ऑनलाइन पैसों का लेन देन करने के लिए, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के लिए भीम ऐप का यूज किया जाता है, जो कि यूपीआई के माध्यम से वर्क करती है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम ऐप को एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। भीम ऐप को एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा भीम ऐप को बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भीम ऐप को सन 2016 में लॉन्च किया गया था। भीम ऐप को सन 2016 में लॉन्च किया गया था और भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। भीम ऐप एक एंड्रॉयड ऐप है। एंड्रॉयड मोबाइल पर हम इसका यूज करते हैं, मतलब जो भीम ऐप है वह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संगत है। भीम ऐप को हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर, एंड्रॉयड मोबाइल पर यूज करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो भीम ऐप है वह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संगत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट समूह ब्लैंक टैब में मौजूद होता है। फॉन्ट समूह ब्लैंक टैब में मौजूद होता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो फॉन्ट ग्रुप होता है वह ब्लैंक टैब में मौजूद होता है। फॉन्ट ग्रुप, यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से या एक्सेल से या पावर पॉइंट से हो सकता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है फॉन्ट ग्रुप ब्लैंक टैब में होता है। जो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, तीनों सॉफ्टवेयर में जो फॉन्ट ग्रुप है वह होम टैब में होता है। होम टैब में हम जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उस टेक्स्ट को आकर्षक बनाने के लिए हमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी होती है, और फॉर्मेटिंग करने के लिए जो भी फीचर्स होते हैं वह फॉन्ट ग्रुप में होते हैं। यह ग्रुप होम टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसे हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है।
एमएस वर्ड के होम टैब में एक फॉन्ट ग्रुप होता है जहां पर फॉर्मेटिंग से संबंधित सभी प्रकार के ऑप्शन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2016 में फाइन ट्यूनिंग लाइन स्पेसिंग में उपयोग नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मतलब ऑप्शन एमएस वर्ड 2016 में फाइन ट्यूनिंग लाइन स्पेसिंग में उपयोग नहीं किया जाता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि लाइन स्पेसिंग टॉपिक से संबंधित है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी लाइन स्पेसिंग से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं और यह क्वेश्चन भी लाइन स्पेसिंग से पूछा गया है। लाइन स्पेसिंग क्या होती है? जब हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो दो लाइनों के बीच में यह जो वर्टिकल स्पेस होता है, वर्टिकल गैप होता है, इसे कहा जाता है लाइन स्पेस। दो लाइनों के बीच के वर्टिकल गैप को या स्पेस को क्या कहा जाता है? लाइन स्पेसिंग। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। एमएस वर्ड की डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या होती है? 1.15। इसके अलावा आप Ctrl+1 से वन लाइन या सिंगल लाइन की स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, Ctrl+2 से डबल लाइन की स्पेसिंग सेट कर सकते हैं और Ctrl+5 से 1.5 लाइन की स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। यहां पर हमने 3 शॉर्टकट की भी तैयार कर ली। एमएस वर्ड की डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या है? 1.15। पहली शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट होती है, Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेसिंग सेट होती है, Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट होती है। जो लाइन स्पेसिंग है यह पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत होती है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में लाइन स्पेसिंग का यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में कई प्रकार की लाइन स्पेसिंग स्टाइल होती हैं। हमसे यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी लाइन स्टाइल नहीं होती है? वहां पर एटलीस्ट स्टाइल होती है, मल्टीपल होती है, एग्जैक्टली होती है, लेकिन ट्रिपल लाइन स्टाइल नहीं होती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2016 में फाइन ट्यूनिंग लाइन स्पेसिंग में उपयोग नहीं किया जाता है? वह होगा हमारा ट्रिपल लाइन स्पेसिंग। इस क्वेश्चन को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जहां पर हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आप देख सकते हैं हमारे पैराग्राफ की जो लाइंस हैं, दो लाइंस के बीच में कुछ गैप दिया गया है। यह गैप कहलाता है लाइन स्पेस। यदि हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करें तो हम कीबोर्ड से Ctrl+1 से सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं और एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। जो लाइन स्पेसिंग है यह होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत प्राप्त होती है। यहां पर कई प्रकार की लाइन स्पेसिंग होती है और हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वह लाइन स्पेसिंग की स्टाइल से संबंधित पूछा गया था। लाइन स्पेसिंग की स्टाइल पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में होती हैं। यहां पर आप देखेंगे एक लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होता है जहां पर कई प्रकार की लाइन स्पेसिंग स्टाइल होती हैं, सिंगल, 1.5 लाइन, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल। लेकिन यहां पर ट्रिपल नाम की कोई लाइन स्टाइल नहीं होती है जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ट्रिपल नाम की कोई भी लाइन स्पेसिंग का यूज नहीं किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल क्या इंगित करता है? हमें एक सिंबल दिया गया है और हमसे पूछा गया है यह क्या इंगित करता है। हमें एक सिंबल दिया गया है, एक चिन्ह दिया गया है और हमें बताना है यह क्या इंगित करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एस्ट्रिक्स कैरेक्टर को। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कैरेक्टर को। ऑप्शन नंबर सी क्या है? चेक मार्क्स को। और ऑप्शन नंबर डी है एंड डैश को। हमें एक कैरेक्टर या एक सिंबल दिया गया है और हमें बताना है यह क्या इंगित करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। यह जो सिंबल दिया गया है यह कहलाता है कैरेट कैरेक्टर। कैरेट सिंबल या कैरेट कैरेक्टर इसे कहा जाता है। इसे कैप कैरेक्टर भी कहा जाता है। कैरेट या कैप जो कि पावर को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा a⁻2
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है a कैरेट 2। a कैरेट 2 का मतलब क्या होगा, a के ऊपर 2 की पावर। जो कैरेट कैरेक्टर है या कैरेट का सिंबल है जिसे कैप भी कहा जाता है, यह कंप्यूटर सिस्टम में पावर को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है और इसे कहा जाता है कैरेट कैरेक्टर या कैप कैरेक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर से पूछा गया है। हमें 4 डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है। आप सीपीयू कैबिनेट को मत समझिए। आपने देखा होगा कंप्यूटर के साथ एक मॉनिटर होता है और एक बॉक्स भी होता है जिसके अंदर कई प्रकार के हार्डवेयर पार्ट रखे होते हैं। यह जो है यह तो मॉनिटर कहलाता है और यह जो बॉक्स होता है यह कहलाती है सिस्टम यूनिट। इसे क्या बोला जाता है, सिस्टम यूनिट। आपने देखा होगा एक वायर मॉनिटर से कनेक्ट रहता है, एक वायर कीबोर्ड से कनेक्ट होता है, एक वायर माउस से कनेक्ट होता है। इसे सीपीयू मत समझिए, यह कहलाती है सिस्टम यूनिट या इसे बोला जाता है कैबिनेट। सिस्टम यूनिट या कैबिनेट कहलाती है ये। इसमें कई प्रकार के हार्डवेयर पार्ट लगे होते हैं। इसी का हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इसको सीपीयू नहीं समझना है, यह तो कैबिनेट है या यह सिस्टम यूनिट है। इसे कैबिनेट या सिस्टम यूनिट बोला जाता है। इसके अंदर लगी होती है मदरबोर्ड और मदरबोर्ड में लगा होता है सीपीयू। सीपीयू जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू को क्या भी कहा जाता है, प्रोसेसर, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। इसे सीपीयू नहीं कहा जाता है, यह तो सिस्टम यूनिट या कैबिनेट होती है। इसके अंदर मदरबोर्ड लगी होती है और मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू या प्रोसेसर लगा होता है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सभी प्रकार के ऑपरेशन सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सीपीयू के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सीयू, एक होता है एएलयू और एक होती है मेमोरी। जो सीपीयू या प्रोसेसर है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 भाग होते हैं। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होती है मेमोरी। और सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है वह होती है रजिस्टर। रजिस्टर जो कि साइज में सबसे छोटी मेमोरी होती है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट मेमोरी होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है। सीपीयू मतलब प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके 3 मेन कंपोनेंट हैं। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर रजिस्टर, जो कि साइज में सबसे छोटी मेमोरी होती है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट मेमोरी होती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एएलयू सीपीयू का भाग होता है। एस रैम तो सीपीयू का भाग नहीं है, डी रैम भी नहीं है, मदरबोर्ड भी नहीं है। एएलयू, सीयू और मेमोरी यह 3 होते हैं सीपीयू के भाग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एएलयू। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर एमएस वर्ड 2016 में हम पृष्ठ पर लाइनों की ब्लैंक संख्या फिट करने के लिए लाइन स्पेसिंग को कम करते हैं। एक और क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है, आमतौर पर एमएस वर्ड 2016 में हम पृष्ठ पर लाइनों की ब्लैंक संख्या फिट करने के लिए लाइन स्पेसिंग को कम करते हैं। यह क्वेश्चन भी लाइन स्पेसिंग से पूछा गया है और लाइन स्पेसिंग का क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा था। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आमतौर पर एमएस वर्ड 2016 में हम पृष्ठ पर लाइनों की ब्लैंक संख्या फिट करने के लिए लाइन स्पेसिंग को कम करते हैं। आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल यह हमारा पेज है। अभी हमारे पेज पर यह कुछ लाइन टाइप की गई हैं,
जैसे कि हमने यहाँ पर 5 लाइन टाइप करी हैं। लाइनों के बीच का यह जो गैप होता है यह कहलाता है लाइन स्पेस। यदि हम लाइन स्पेस को कम करेंगे, लाइन स्पेस को कम करेंगे तो क्या होगा, एक पेज पर अधिक लाइनें फिट हो जाएंगी। यदि लाइन स्पेस बढ़ाएंगे तो एक पेज पर कम लाइन फिट होंगी, और यदि लाइन स्पेस को कम कर देंगे तो एक पेज पर ज्यादा लाइन प्रिंट हो जाएंगी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आमतौर पर एमएस वर्ड 2016 में हम पृष्ठ पर लाइनों की संख्या, लाइनों की अधिक संख्या फिट करने के लिए लाइन स्पेसिंग को कम कर देते हैं। लाइन स्पेसिंग जितनी अधिक होगी उतनी कम लाइन प्रिंट होंगी, लाइन स्पेसिंग जितनी कम होगी उतनी अधिक लाइन प्रिंट हो जाएंगी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2019 में पैराग्राफ के किनारों मतलब एजेस के दिखावट और अभिविन्यास को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2019 में पैराग्राफ के किनारों मतलब एजेस के दिखावट और अभिविन्यास को निर्धारित करता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एमएस वर्ड 2019 में पैराग्राफ के किनारों का दिखावट और अभिविन्यास, अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन को डिसाइड करता है। एमएस वर्ड का एक क्वेश्चन है और यहां पर यदि आप ध्यान से समझें तो एक लाइन लिखी गई है, पैराग्राफ के किनारों मतलब पैराग्राफ की एजेस कैसी दिखेंगी, यह हमें यहां पर बताना है। जब आप एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा, जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो जो टेक्स्ट की एजेस होती हैं मतलब किनारे होती हैं उनको किसी एक साइड से अरेंज किया जाता है, किसी एक साइड से। बाय डिफॉल्ट किया जाता है लेफ्ट साइड से। आप इसको चेंज करके कहां से भी कर सकते हो, राइट से। आप इसको चेंज करके कहां से भी कर सकते हो, सेंटर से, या फिर आप कर सकते हो जस्टिफाइड। मतलब यह क्वेश्चन अलाइनमेंट टॉपिक से पूछा गया है, अलाइनमेंट टॉपिक से। जब पैराग्राफ टाइप होगा तो पैराग्राफ की किनारे मतलब एजेस कैसी दिखेंगी यह निर्धारित करता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल, एक होता है राइट अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर, एक होता है सेंटर अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई, और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यह डिसाइड करता है कि पैराग्राफ की जो किनारे हैं, एजेस हैं, वह कैसी दिखेंगी। जैसा अलाइनमेंट सेट होगा वैसा पैराग्राफ को मैनेज किया जाएगा। यह क्वेश्चन अलाइनमेंट से संबंधित है। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट ऑप्शन हमें पैराग्राफ ग्रुप में प्रदान किए जाते हैं। होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में अलाइनमेंट होते हैं। इनको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है जहां पर 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। आप देखेंगे हमारे इस टेक्स्ट में जो हमने ये टेक्स्ट टाइप किया है इसमें पूरे पैराग्राफ लेफ्ट साइड के किनार से अरेंज किए गए हैं, लेफ्ट साइड की एज से अरेंज किए गए हैं। अब यदि हम इन पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इनका अलाइनमेंट राइट कर दें तो हमारे पैराग्राफ को अब राइट साइड से अरेंज कर दिया, राइट एज से उसको जमा दिया। यदि हम सेंटर अलाइनमेंट कर दें तो इसको सेंटर से अरेंज कर दिया जाएगा, और यदि हम जस्टिफाइड कर दें तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अरेंज कर दिया जाएगा। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। यह क्वेश्चन अलाइनमेंट से संबंधित है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाइनमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।